बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5-22 को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग से मुतल्लिक है कि किस तरह से हम रिटायरमेंट प्लानिंग के स्कीम को हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी और लॉरेंस जे गिटमैन की बुक हम पढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम 5-22 को मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। Hal Thomas, a 25-year-old college graduate, wishes to retire at age of 65. ठीक है, तो एक 25 ईयर्स का कॉलेज ग्रेजुएट है जो कि 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश है, विशेज है। टू सप्लीमेंट अदर सोर्स ऑफ रिटायरमेंट इनकम ही कैन डिपॉजिट 2000 ईच ईयर, 2000 हर साल, यानी कि एनुटी को ये शो कर रहा है कि ये एनुटी होगा। इनटू अ टैक्स डेफर्ड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अरेंजमेंट। ठीक है, IRA एक वहाँ की USA में एक रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है। जिस तरह से हमारे पास पेंशन स्कीम होती है उसमें, या सेविंग स्कीम्स होती हैं, हम उसमें जमा कराते रहते हैं और एट द एंड रिटायरमेंट हमें पैसे मिलते हैं। तो ये भी वहाँ की IRA एक रिटायरमेंट अरेंजमेंट स्कीम है। द IRA विल अर्न अ 10% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है, if Hall makes annual end of year 2000 deposit into IRA, how much will he have accumulated by end of his 65th year? तो अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कितने होने चाहिए। कोई 65 ले लेता है, ठीक है, तो कोई 25 ले लेता है, लेकिन एक्चुअली कितने ईयर्स होने चाहिए। देखिए थोड़े से मैं टाइमलाइन बना के आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहां पे है फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स, ठीक है, यहां पे 35, यहां पे 45, यहां पे 55 और यहां पे 65 ईयर्स। ठीक है, अब ये 25 साल एक स्टूडेंट्स है कॉलेज ग्रेजुएट जो जिसका नाम है हाल थॉमस। आज वो उसकी एज ये है 25 ईयर्स और वो रिटायर होना चाहता है कितने सालों में, 40 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो 25 साल का वो आज है, 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब कितने साल बाद वो रिटायर होगा, 40 ईयर्स के। और इसमें वो हर साल 2000 रुपए जमा करवाएगा, $2000 जमा करवाता रहेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन यही था कि बताएं कि अगर एक हाल थॉमस 25 साल आज उसकी उम्र है और 65 साल का जब वो हो जाएगा, हर साल $2000 जमा करवाता है, तो 40 साल के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे। तो डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले। तो PMT कितनी होगी, ए रिक्वायरमेंट को हम सॉल्व करते हैं। PMT या R हमारे पास है $2000, इंटरेस्ट रेट 10%, एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, 40 ईयर्स। ठीक है, और फाइंड हमने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। ठीक है, ये जो 2000 है ये एट दी एंड है, इसका मतलब ऑर्डिनरी एनुटी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 40 ईयर्स हमने फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक हमारे पास टेबल मेथड है, दूसरा क्या है, फार्मूला मेथड है। तो सबसे पहले फार्मूले से भी करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेबल से या फार्मूले से ही करते हैं इसको। ठीक है, टेबल वाला मेथड समझाया हुआ है, आसान सा मेथड है, तो हर कोई वहां से कर सकता है। तो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी N इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई I। ठीक है, तो R हमारे पास कितने हैं, $2000 एनुअल जो, उसके बाद 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10।
2000 इंटू 1.10 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10। 2000, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पावर लेंगे 1.10 की पावर 40, ये आ जाएगा 45.26 माइनस 1। ठीक है, मैं 2 डिजिट्स तक राउंड कर रहा हूं, या इसको 4 डिजिट्स तक राउंड कर लेते हैं। दोबारा पार लेता हूँ 1.10 की पावर 40, ये आ जाएगा 45.2593। 4 डिजिट तक राउंड करेंगे तो जवाब थोड़ा एग्जैक्ट। टू 2000, तो 1 माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 44.2593 डिवाइडेड बाई 0.10। 44.2593 डिवाइडेड बाई 0.10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 442.5930। ठीक है, ये जवाब आ जाएगा वैल्यू हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास $8,85,186। ये होगा जवाब। ठीक है, अब एक ऐसा शख्स जो अभी 25 साल का है, वो 40 साल बाद वो रिटायर होगा एट द एज ऑफ 65, तो उसके अकाउंट में जब वो 65 साल का होगा और $2000 जमा करवाता रहेगा, एट द एंड ऑफ 65 ईयर उसके पास कितने पैसे होंगे, $8,85,186 उसके पास होंगे। ठीक है, ये थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास बी रिक्वायरमेंट। If Hall decide to wait until age 35 to begin annual end of year 2000 deposit into the IRA, how much will he have accumulated by the end of his 65th year? अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया कि अगर अब देखें 25 साल का है और कहते हैं कि अगर हॉल थॉमस 35 साल तक वेट करता है, मीन के 10 साल मजीद वो वेट करता है, तो फिर बताएं उसके अकाउंट में क्या पैसे होंगे। तो ये जो टाइम लाइन मैंने बनाई थी, पहले जो था वो क्या था, 25 साल की उम्र में यहां पे। अब वो कहते हैं कि अगर ये वेट करता है, ये वाले 10 साल भी यहां से वेट करता है, वो 35 साल की उम्र में आके फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। तो अब देखें 35 से 65 तक कितने ईयर्स बनेंगे, 30। तो अब जो हम ईयर्स लेंगे वो कितने लेंगे, 30 ईयर्स लेंगे। पहले था 25 साल, तो 10 साल अगर वो वेट करता है तो अकोमुलेटिव में 10 साल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट होगा, पीएमटी या आर, जो एनुअल कैश फ्लो होगा वो तो वही रहेगा $2000, इंटरेस्ट रेट भी वही रहेगा 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे 30 ईयर्स। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी आफ्टर 30 ईयर्स हमने फाइंड करनी होगी। तो दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे, जस्ट नंबर ऑफ ईयर्स की चेंजिंग करनी है हमने। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो R हमारे पास है 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो 0.10, n कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट 0.10। 2000 इंटू 1.10
10 की पावर कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10 2000। तो 1.10 की पावर 30 लेंगे, 1.10 की पावर 30, तो ये आ जाएगा 17.4494 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10। टू थाउजेंड इंटू 17.1 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 16.4494 डिवाइडेड बाई 0.10। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 164.4940। ठीक है, तो उसके बाद 2000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2000, तो 3,28,988। ये होगा कि अगर 10 साल वो वेट करता है तो उसकी अमाउंट फिर कितनी होगी अकाउंट में एट द एंड ऑफ 65 ईयर, जब वो रिटायर होगा, 3,28,988 डॉलर। ठीक है, तो ये इसके टोटल अमाउंट होगी। तो सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। सी रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं, यूजिंग your findings in part A and B, discuss the impact of delaying making deposit into IRA for 10 years 25 to 35 on the amount accumulated by the end of all 65th year। तो आसान लफ्जों में वो यही कह रहा है कि जो पहले 25 साल थे फिर 35 साल दूसरी रिक्वायरमेंट में किया है कि इन दोनों का डिले पेमेंट करने का इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इम्पैक्ट कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं इफ हॉल थॉमस डिलेइंग 10 इयर्स, 25 से 35 साल का जो उन्होंने बताया कि अगर वो 10 साल वेट करते तो कितनी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इफ हॉल थॉमस डिलेइंग डिपॉजिट बाय 10 ईयर, he has a loss of ठीक है, कितना लॉस होगा, पहले जो 40 साल जब थे, 25 साल की उम्र में उन्होंने अकाउंट जो बनाया था उस वक्त वो बैलेंस आ रहा था 8,85,186। तो अब 10 साल जब वो लेट करते हैं तो फिर कितना बन रहा है 3,28,988। तो इसको माइनस कर देंगे तो इम्पैक्ट आपको सामने आ जाएगा 8,85,186 माइनस 3,28,988। तो ये इम्पैक्ट आएगा, जो लॉस होगा 5,56,198 डॉलर का उसको नुकसान होगा अगर वो 10 साल वेट करता है तो। ठीक है, तो इतना भी लिख दें तो एनफ है। ठीक है, और उसके बाद या आगे लिखना चाहें बिकॉज इफ यू डिपॉजिट at age of 25, then compounding factors will be for 40 years if he wait
wait for 10 years at the age of 35, then compounding factor will apply for 30 years। ठीक है, तो ये भी एक आसान सी स्टेटमेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट रिक्वायरमेंट है डी रिक्वायरमेंट, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। Rework part A, B and C assuming that Hall makes all deposit at the beginning rather than end of the year of each years। ठीक है, और ये बताना, अब देखें पहले था एट द एंड ऑफ ईयर, अब क्या आप बता रहे हैं कि अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो फिर बताएं क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली डी में दो रिक्वायरमेंट है। पहले हमारे पास जो ए रिक्वायरमेंट थी 40 ईयर्स की, ठीक है, दोनों में उन्होंने कहा कि वर्क करें पार्ट ए, बी और सी के ऊपर एट द बिगिनिंग अगर हो तो ए पार्ट में पहले हमने किया था एट द एंड, तो अब हम करते हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो फिर क्या करेंगे हम। तो आर या पीएमटी जो हमारे पास है वो है $2000 एट द बिगिनिंग, मीन के एनुटी ड्यू है। तो इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, पहली रिक्वायरमेंट में 40 ईयर्स थे। ठीक है, ए रिक्वायरमेंट में क्योंकि तीनों का है रीवर्क ऑन पार्ट ए, बी एंड सी, लेकिन जस्ट अज्यूम क्या करना है, और डी एनुटी पहले थी, अब एनुटी ड्यू अज्यूम करना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इनटू एनुटी के अर्ली एनुटी के एनुटी ड्यू में 1 प्लस आई का इजाफा करते हैं। तो आर हमारे पास था 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट फैक्टर 10% 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो अब इस फैक्टर को दोबारा देखेंगे। ठीक है, 1.10, तो ये फैक्टर हमने पहले कैलकुलेट किया, यहां से मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन इसकी कर रहा हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 442.593। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 9,73,704.6 ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जब एनुटी ड्यू होगी। तो दूसरा जो बी पार्ट था उसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, अज्यूम करने 30। तो दूसरा पार्ट बी जो है, दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट, उसमें आर वही $2000, लेकिन एट दी बिगनिंग अज्यूम करना है। इंटरेस्ट रेट वही 10%, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है यहाँ पे, दूसरी रिक्वायरमेंट में 30 ईयर्स थे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी को फाइंड करना है आफ्टर 30 ईयर्स। फार्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। इसमें 1 प्लस आई का भी क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। तो उसके बाद अमाउंट पुट करेंगे आर 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10%, तो 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10। तो 1 प्लस आई का इजाफा करेंगे 1 प्लस 0.10, तो ये 2000
इसकी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 164.494 इंटू 1.10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 3,61,886.8 ठीक। अब देखें जब भी एम्प्टी ड्यू होगी फ्यूचर वैल्यू में तो डेफिनेटली उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन्होंने आखिर में ये भी पूछा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिपॉजिट्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू अकमुलेटेड बाय द एंड ऑफ हाल 65th ईयर। तो बताएं कि उसके जो फ्यूचर वैल्यू का इम्पैक्ट है बिगिनिंग अगर हम करते हैं, यानी कि एन्युटी अगर ड्यू है तो फिर उसके कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो टोटल ये दोनों डिपॉजिट्स में क्या है, इजाफा हुआ है। ऑर्डिनरी एन्युटी की निस्बत बिगिनिंग में फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आई है। तो हम लिख सकते हैं अब बोथ डिपॉजिट्स आर इंक्रीज्ड above both deposits are increased due to compounding from the beginning of year deposit instead of end of the year। इंस्टेड ऑफ एंड ऑफ द ईयर डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर हम एंड ऑफ द ईयर्स करते हैं इनके ऑर्डिनरी एन्युटी के निस्बत एन्युटी ड्यू की जो फ्यूचर वैल्यू वो ज्यादा आई है। तो ये था जी क्वेश्चन 5-22। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।